हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विद जॉब यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मई का करंट अफेयर और केवल बिहार स्पेशल देखेंगे। हम लोगों ने जनवरी से शुरू किया था और मई तक पहुंच चुके हैं और इसमें थोड़ा सा हमने अलग किया है। बाकी वीडियो में जो हम लोग क्या करते थे, अप्रैल तक हमने क्या किया कि जो भी न्यूज होता था उसको में जो की पॉइंट होते थे उसको हाईलाइट करके लाते थे और फिर आपके सामने उसको एक्सप्लेन करते थे। इस बार हमने हाईलाइट नहीं करके ना उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाया खुद से और फिर आपके सामने उसको जो है उसको ला के यहाँ पे बताया करेंगे, समझाया करेंगे। और हमको ये लगा कि उससे थोड़ा-सा ज़्यादा बेटर साबित होगा, क्योंकि आपको हम शॉर्ट नोट्स का पीडीएफ भी दे देंगे, जो लॉन्ग पूरा टॉपिक है उसका भी पीडीएफ दे देंगे और डिटेल में आप सब चीज़ें पढ़ सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और ये वीडियो अपलोड हो चुका है कल, यानी संडे को शाम को 4 बजे अपलोड हुआ था। सामान्य विज्ञान जो कि परफेक्शन आईएएस की तरफ से आता है, काफ़ी बेस्ट बुक है। आप लोग भी इसको देख सकते हैं वीडियो और अपना रिव्यू दे सकते हैं। उसके बाद ही आगे इस पे वीडियो लाने का हम प्लान कर रहे हैं। और जो ये शॉर्ट नोट्स लाने का प्लान एक ये भी था कि क्योंकि हम 1 मंथ का करंट अफेयर बनाते थे, उसमें 1 घंटा लग जाता था, मतलब 45 मिनट 50 मिनट का वीडियो हो जाता था, तो उसमें ना थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता था, हमको खुद में अजीब लगता था। मतलब मेरा मानना है कि अगर आप कहीं पढ़ाई करें या कोई भी टीचर से पढ़ाई करें या कुछ भी करें, तो अगर आप जो है 1 डेढ़ घंटा का कंटेंट अगर आप आधा घंटा 35 मिनट में ऑब्जर्व कर लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसा नहीं कि आप 1 घंटा क्लास किए, 1 घंटा स्टडी किया और 20 मिनट कहीं कंटेंट गेन किए, तो फिर टाइम पास होता है, बाकी का टाइम आपका वेस्ट चला जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट टॉपिक नंबर 1। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं, ताकि आने वाले इस वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो ये तो समस्या आप सबको पता है भाई, बिहार में पुल गिरने की समस्या। ये तो इतनी बड़ी समस्या हो चुकी है बिहार में, क्या ही बताया जाए जितना चलिए यहाँ पे बिहार में पुल निर्माण संबंधी समस्या के बारे में देख लेते हैं। हुआ क्या था, हम आपको एक मैप दिखाते हैं। यहाँ पे मैप भी हम लाए हुए हैं। ये है सुपौल जिला, आप यहाँ पे देख सकते हैं सुपौल, और ये है मधुबनी जिला। सुपौल से अगर किसी व्यक्ति को मधुबनी जाना होता था तो उसके लिए उसको लगभग 100 किलोमीटर का एरिया यहाँ से ट्रेवल करके, नहीं तो यहाँ से ट्रेवल करके जाना पड़ता था। 100 किलोमीटर दूर अगर उसको केवल, और बीच में क्या था, कोसी नदी यहाँ थी, बीच में कोसी नदी का प्रवाह था। तो बिहार सरकार ने सोचा क्यों नहीं इस दूरी को कम किया जाए और यहाँ पे जो एक एक पुल बना दिया जाए। और ये पुल जो था यह 10.2 किलोमीटर लंबा होने वाला था, यानी असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी पे बना है भूपेन हजारिका पुल 9.2 किलोमीटर, उससे 1 किलोमीटर लंबा। अगर ये पुल बनकर तैयार होता तो यह भारत का सबसे लंबा पुल होता, भारत का सबसे लंबा पुल होता है अगर ये पुल बनकर तैयार होता तो। लेकिन क्या बताया जाए, ये पुल निर्माणाधीन था, बन ही रहा था, तब तक ये पुल गिर गया। अब चलिए इसका पॉइंट देख लेते हैं। यह जो सुपौल से मधुबनी के बीच बाकौर में यह पुल बनाया जा रहा था, और यह 100 किलोमीटर जो है वह दूरी को कम करके 30 किलोमीटर दूरी कम कर देता। इस पुल का शिलान्यास नीतीश कुमार के द्वारा 2014 में किया गया था। और उस टाइम जब इसका शिलान्यास किया गया था, उस टाइम इस पे खर्च होने वाला था 1200 करोड़ रुपए, लेकिन वर्तमान में इसका खर्च 1700 करोड़ रुपए तक हो गया था। इस पुल को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जा रहा था। और ये जो पुल था इसका लंबाई 10.2 किलोमीटर था और देश का सबसे लंबा पुल बन होता। और इसको भारतमाला परियोजना के तहत इस पुल को बनाया जा रहा था, लेकिन क्या बताया जाए ये पुल गिर गया। अभी वर्तमान में अगर आप कल का द हिंदू का अगर रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें बताया जा रहा है कि पुल में पिछले 12 या 13 दिन में 17 पुल ढह चुके हैं बिहार में। और बिहार का जो इंजीनियरिंग है इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। एक कोई कुलदेश सिंह, या नाम हम मिस कर रहे हैं, द हिंदू के रिपोर्ट में ही हमने उसको पढ़ा था कि एक व्यक्ति है, वकील है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर कंप्लेन भी कर दिया कि बिहार में ऐसा क्या स्थिति है कि इतना पुल गिर रहा है, जनता का रुपया है और इस रुपया को ऐसे कैसे बर्बाद किया जा रहा है। ठीक है, तो ये देखिए ये पूरा डिटेल है। यहाँ पे है शॉर्ट नोट्स, तो कितना जल्दी टॉपिक खत्म हो गया। शॉर्ट नोट्स और केवल की पॉइंट है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं बिहार में गोकुल ग्राम योजना। बिहार में गोकुल ग्राम योजना, देखिए आपको पता है हमारा देश भारत जो है दुग्ध उत्पादन में दुनिया के देशों में काफी आगे है, नंबर 1 पे आता है। तो क्यों ना इसको और अच्छा से बढ़ाने के लिए बिहार में जो है पूरे देश में ये प्रोग्राम चलाया गया है। और उसी प्रोग्राम के तहत राष्ट्रीय गोकुल ग्राम योजना, इसका नाम है राष्ट्रीय गोकुल ग्राम योजना, और पूरे देश में इसको चलाया जा रहा है। किस मंत्रालय के द्वारा? इसको मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा दिसंबर 2014 में एक शुरू किया गया था, एक कार्यक्रम, एक मिशन, जिसका नाम था राष्ट्रीय गोकुल कार्य मिशन। इसी मिशन के तहत बिहार में भी 2014 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, ये मिशन चलना था 2021-22 से लेकर 2025-26 तक।
ठीक है। लेकिन तब तक बनने में पूरा जो है या गोकुल जो गांव है इसमें बनने में टाइम लगता है, बाकी इसके इसलिए इतने दिन का गैप रखा गया था 2014 से 21 के बीच। तो उसी को गोकुल ग्राम बनाने के लिए बिहार के जो बक्सर जिला है, ठीक है, बिहार के किस जिले के, बक्सर जिले के डुमराव गांव में 2017 में गोकुल ग्राम की स्थापना की गई। बक्सर जिले के डुमराव गांव में 2017 में गोकुल ग्राम की स्थापना की गई, जिसका लागत 2400 करोड़ रुपए था। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था, गोवंश, गोवंश का मतलब हुआ कि गाय के वंशज यानी गाय के नए नए वंश की उत्पादकता यानी गाय के वंश को बढ़ाना और दुग्ध उत्पादन में सतत रूप से बढ़ावा देना, और इसके लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता। लेकिन यह 2017 में शुरू हुआ और आज 2024 आ चुका है। 2024 में भी ये जो है गोकुल ग्राम जो बक्सर के डुमराव गांव में है वो आज भी अधूरा है, आज भी बनकर तैयार नहीं हो पाया है। ठीक है। इसी को लेकर यहाँ पे सवाल उठाए जा रहे थे, तो ये काफी चर्चा में आ गया था, तो यहाँ पे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन गया। इसको कब शुरू किया गया था, राष्ट्रीय गोकुल मिशन दिसंबर 2014 में। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था। तो ये है शॉर्ट नोट्स का फायदा, काफी जल्दी खत्म हो रहा है। मेरे पास सब सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स है, हमने कोशिश कर रहे हैं कि सब सब्जेक्ट को शॉर्ट नोट्स करना, वीडियो ही डाल दे यूट्यूब पे, काफी इजी सब खत्म हो जाएगा, एक वीडियो में एक सब्जेक्ट। ठीक है। चलिए हम कुछ करते हैं उसके लिए। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है राज्य क्रेडिट सेमिनार। राज्य क्रेडिट सेमिनार क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। राज्य क्रेडिट सेमिनार जो है इसको क्या किया गया था, हमारे बिहार के 28 जिलों में जो है, देखिए बिहार में क्या है, बिहार में कृषि पे लोग ज्यादा निर्भर है। ठीक है। तो कृषि और एमएसएमई खाद्य प्रसंस्करण जैसे सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बिहार के सभी 28 जिलों में इस क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड जो है, जिसको हम लोग राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक के नाम से जानते हैं, वो बिहार में आगे आई और बिहार सरकार को जो है बिहार में उसने एक राज्य क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किया। यह कहाँ आयोजन किया, यह राज्य क्रेडिट सेमिनार का आयोजन इन्होंने पटना में किया और इसके तहत एक स्टेट फोकस पेपर जारी किया, यानी जो बिहार राज्य है इस पे फोकस करने के लिए स्टेट फोकस पेपर जारी किए। और इसके तहत फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कृषि में, एमएसएमई में, खाद्य प्रसंस्करण में 2.43 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का इन्होंने जो है वह क्या किया, क्रेडिट करने का यानी खर्च करने का इन्होंने उस पेपर में वादा किया, जिसके तहत 1.1 लाख रुपए जो है वो करोड़ 1.11 लाख करोड़ रुपए कृषि पे खर्च किया जाएगा और 1.03 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई में खर्च किया जाएगा। और इससे क्या फायदा होगा, तो इसमें जो बिहार में है कृषि के और एमएसएमई सेक्टर खाद्य प्रसंस्करण की व्यवस्था को बढ़ावा देखने को मिलेगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं अगर आपको पूरा डिटेल पढ़ना है इसमें क्या है पूरा मैटर, तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा और शॉर्ट नोट्स जो है इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है बिहार में उद्यमिता शिक्षा सम्मेलन 2024। बिहार में उद्यमिता शिक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। हुआ क्या कि पटना के ज्ञान भवन में बिहार एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के द्वारा 11वीं बिहार उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पे, पटना के ज्ञान भवन में, किसके द्वारा, बीईए यानी बिहार एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के द्वारा। कौन से क्रम का, 11वीं क्रम का बिहार उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें ये बोला जाएगा कि जो बिहार के युवा हैं, जो विकासशील बिहार है, इसमें बिहार के युवाओं को भूमिका को बढ़ाया जाएगा ताकि भूमिका जो कृषि में, संबंध में और लॉजिस्टिक क्षेत्र में है वहाँ पे युवा आगे आए और जो नई नई तकनीक है उसका उपयोग करके कृषि में, लॉजिस्टिक क्षेत्र में जो है बिहार को आगे बढ़ाएं, इसके लिए इनको प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है। इसमें महिला उद्यमियों को भी यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा और ट्रेड सेंटर का भी यहाँ पे विकास करने की बात की गई है। ठीक है। यह और इसी सम्मेलन में वार्षिक उद्यमी पुरस्कार, इसका मतलब यह हुआ कि पिछले वर्ष में जो भी कंपनी, जो भी संस्था, जो भी लोग कृषि में, एमएसएमई में और खाद्य प्रसंस्करण में अच्छे काम किए हैं, बिहार को बढ़ावा देने के लिए इसमें अपना योगदान दिया है, उनको ग्राम श्री किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उसके लिए उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वो उद्यमी पुरस्कार ग्राम श्री किसान संस्था को दिया गया। ठीक है। कौन सा पुरस्कार, वार्षिक उद्यमी पुरस्कार किसे दिया गया, ग्राम श्री किसान संस्था को, और साथ में 80 लाख रुपए भी इनाम में दिए गए। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, बाकी आपको डिटेल पढ़ना है तो यहाँ पढ़ लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आध्यात्मिक विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया। आपको पता है हमारे बिहार में ज्ञानों का धरती है, बिहार तो ज्ञानों का धरती है, आर्यभट्ट हो, बुद्ध हो, महावीर हो, जितने भी बड़े बड़े दुनिया में विद्वान हुए हैं सब तो बिहार से ही हुए हैं। तो विद्वानों का ये धरती है, यहाँ पे वेदों पुराणों की धरती है, हमारी संस्कृति
भी बहुत बेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ज्ञान का भंडार रहा था, लेकिन अब वो ज्ञान पता नहीं कहाँ से धीरे धीरे उस ज्ञान का पतन होते जा रहा है। तो उस ज्ञान को फिर से पतन की ओर से हटा वापस लाने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए यहाँ पे बिहार में आध्यात्मिक विज्ञान केंद्र की स्थापना किया गया है। और इसके लिए राज्यपाल के द्वारा, बिहार के राज्यपाल के द्वारा, कौन है बिहार के राज्यपाल, आप कमेंट करके उनका नाम बताइएगा। बिहार के राज्यपाल के द्वारा हिंदू अध्ययन केंद्र और आध्यात्मिक विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। मतलब अभी मंजूरी दिया गया है राज्यपाल के द्वारा, अभी किया जाएगा, कब किया जाएगा किसी को नहीं पता। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा, युवाओं को वैदिक संस्कृति, ठीक है, जो हमारा वेद पुराण है, गीता उपनिषद रामायण महाभारत है, उसके साथ उनको नॉलेज दिया जाएगा, उसका ज्ञान दिया जाएगा वैदिक संस्कृति का, और साथ में उसको अध्यात्म से जोड़ा जाएगा। और अध्यात्म में कैसे क्या और डेवलपमेंट कर सकते हैं वो जोड़ा जाएगा। अध्यात्म में बहुत शक्ति है। एक छोटा सा स्टोरी आपको अध्यात्म का बताते हैं। जब जो ठीक है, जमशेदजी जो टाटा थे, उनको अपना फैक्ट्री स्थापित करना था। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी के पास गए। ठीक है, और बोले कि हमको फैक्ट्री स्थापित करना है, हम कहाँ पे करें, कुछ आइडिया लग नहीं रहा है, कुछ आप सजेशन दीजिए। तो उसने बोले कि ठीक है हम बताते हैं, वेट करो। और यहाँ पे ध्यान में बैठे स्वामी विवेकानंद, और ध्यान में बैठ के वो बता दिए कि जाओ यहाँ पे झारखंड में जो यहाँ पे है वहाँ ओपन कर लो। ध्यान में इतना शक्ति है। अगर दुनिया में कोई भी आदमी आपको लगता हो कि फ्यूचर का बात जानता है, ऐसे करता है वैसे करता है, कुछ नहीं, वो सब ध्यान की शक्ति है। ध्यान की शक्ति से लेकर आप ब्रह्मांड को अपने आप से जोड़ लेते हैं, और फिर वो जो है बहुत सारे चीज को आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। ध्यान में इतना शक्ति है। ठीक है, तो इसी को बढ़ावा देने की, और ये चीज कहाँ से डेवलप हुआ, हमारे बिहार से डेवलप हुआ, लेकिन वर्तमान में ये कहीं भी दिखने को नहीं मिलता है। इसी को लेकर यहाँ पे जो इसको बढ़ावा देने के लिए ये सब किया जा रहा है आध्यात्मिक विज्ञान केंद्र का, और इससे पर्यटन को भी बढ़ावा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, विद्यालय में 100% सकल नामांकन हेतु अभियान। विद्यालय में देखिए, हमने जनवरी का जो फर्स्ट जनवरी का करंट अफेयर स्टार्ट किया था, उसका फर्स्ट टॉपिक भी यही था, मिशन दक्ष शुरू किया गया था, ताकि जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट है उसको ड्रॉप आउट का जो रेशियो है उसको जीरो किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे बिहार में वही 100% जो है वह सकल नामांकन हेतु अभियान चलाया गया। तो इसमें थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, हमने शॉर्ट नोट्स यहाँ पे आगे ऐड किया। ये देख सकते हैं, ये पूरा इसका डिटेल है जो हमने अलग अलग वेबसाइट अलग अलग मैगजीन से लिया है, और ये मेरा अपना नोट्स है। बिहार में 100% जो है सकल नामांकन हेतु अभियान चलाया जाएगा। आपको पता है हमारे बिहार में अभी जातिगत जनगणना हुआ है, जिसमें ये पता चला कि बिहार का जो बहुत से आधे से अधिक लोग हैं जिनका मंथली इनकम 6,000 से कम है, यानी वो डेली का 200 रुपया कमा के अपना जीवन यापन करते हैं। तो बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, पढ़ाने में मुश्किल हो जाएगा। फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने जीवन यापन करने के लिए किसी दूसरे में के यहाँ काम करते हैं, कहीं जहाँ ईंटा बनता है वहाँ काम करते हैं, कहीं रेलवे स्टेशन पे गुटखा वगैरह बेचते हैं, कहीं मंदिर में काम करते हैं, कहीं मस्जिद में, मतलब हल अलग अलग जगह पे कहीं ना कहीं वो काम करते देखने को मिलेंगे। और वो फिर शिक्षा से वंचित रह जाएंगे, और फिर जब वो बड़े होंगे तब फिर वो भी 6,000 7,000 8,000 के महीना पे वो काम करेंगे। तो ऐसे बिहार का विकास कभी नहीं होगा। ठीक है, तो इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम लोग शिक्षा में उस बच्चे को डेवलप किया जाए, ताकि आने वाला फ्यूचर में वो 6,000 नहीं कमा के 20,000 25,000 का इनकम करे, उसके पास स्किल रहे, नॉलेज रहे, ताकि बिहार का जो रेशियो बिहार का विकास में उसका योगदान रहे। इसी को लेकर, तो उसके लिए क्या होगा, पहले पढ़ना जरूरी पड़ेगा, पढ़ने के लिए स्कूल जाना पड़ेगा। तो स्कूल में 100% नामांकन के लिए, ठीक है, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीईपीसी बोलते हैं, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा एक योजना शुरू किया गया, एक अभियान शुरू किया गया, जिसका नाम है प्रवेशोत्सव 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 विशेष नामांकन अभियान 2024। इसके तहत जो क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चे का एडमिशन किया जाएगा। और ये जो अभियान है 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक चलेगा। कब से, डेट याद रखिएगा, 1 अप्रैल से 30 जून तक ये अभियान चलेगा। और इसके तहत जो है इसमें जो है डीएम, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। और वह समिति का काम होगा जो है वह बच्चे को 100% नामांकन में प्रोत्साहित करे, बच्चे को जो है वह जो वंचित बच्चे हैं उनको स्कूल में लाए, 100% नामांकित करे, और जो बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं, यानी जो ड्रॉप आउट है, उसको 0% किया जाए। ठीक है, उचित कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे ये जो डिस्ट्रिक्ट की तरफ से जो समिति बनाए जाएंगे। और इसका उद्देश्य क्या है, एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। इसमें और किनका किनका हेल्प लिया जाएगा, अब गांव में तो डीएम आएंगे नहीं, उनके द्वारा जो समिति बनाया जाएगा वो क्या करेगा, निगरानी करेगा। इसमें मेन रोल अदा करेंगे जो स्वयं सहायता समूह है, वो लोग, शिक्षा स्वयं सेवक जो रहते हैं, समाज सेवक जो रहते हैं गाँव वगैरह में, हमारे समाज में आंगनबाड़ी टोला सेवक जो रहते हैं, आंगनबाड़ी के लोग रहते हैं, और अभिभावक लोग जो है वह
नए छात्रों को स्कूल में भेजेंगे, ठीक है, और जो ड्रॉप आउट है उसको कम करेंगे, यानी जो बच्चा स्कूल नहीं जाता है उसको स्कूल भेजने में उसको जो है वह जागरूकता फैलाएंगे कि तुम स्कूल जाओ, फ्यूचर में ऐसे तुमको लाभ मिलेगा। जो छात्र हैं उनको नए एडमिशन कराने के लिए उनको प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है। और एक और काम डीईओ को दिया गया, जो हमारे हर जिले में होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिनको हम जिला शिक्षा अधिकारी के नाम से जानते हैं। वो उनका काम क्या रहेगा, हमने आपको बताया कि जो ईंट भट्टे पे, रेलवे मंदिर, सार्वजनिक स्थान पे जो बच्चे काम करते हैं उनका वो क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, उनकी जानकारी इकट्ठा करेंगे और इसको ई शिक्षा पोर्टल पे जो है वह दर्ज करेंगे। ई शिक्षा पोर्टल जो है वह सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पोर्टल है जहाँ पे बच्चे लोग का डाटा होता है, ठीक है। तो ये 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे की जानकारी इस पे उपलब्ध होती है। तो यहाँ पे जो है यह डाटा जो है वह उसको एकत्रित करके वहां पे भेजेंगे, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे होगी, ताकि जो बिहार में जो है वह शिक्षा का विकास हो सके। और बिहार जो है शिक्षा के मामला में जो देश में सबसे नीचे आता है उसमें भी बिहार आगे जा सके, ठीक है। यहाँ पे बाल पंजी यानी बाल का पंजीकरण किया जाएगा ई शिक्षा पोर्टल पे, ये भी यहाँ पे बात कही गई है। उम्मीद करते हैं आपको ये जो मेरा तरीका है समझ में अच्छा लगा होगा। अगर तरीका अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताइएगा, ऐसे नहीं तो फिर आगे इसको स्किप कर देंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पटना संग्रहालय में कंजर्वेशन लैब। पटना संग्रहालय में यहाँ पे पूरा डिटेल दिया है वो आप देख सकते हैं, लेकिन हम बताएंगे आपको यहाँ से पटना संग्रहालय में कंजर्वेशन लैब। आपको पता है हमारे बिहार में जो है एक बिहार म्यूजियम है और एक पटना संग्रहालय एक अलग पहले से था पटना संग्रहालय, लेकिन उसको और अच्छे तरीके से डेवलप किया जा रहा है। और बिहार में जो पटना संग्रहालय है उसमें जो बिहार क्या है, बहुत पुराने पुराने अवशेष है, ठीक है, दुर्लभ अवशेष है, पुरातत्व अवशेष है, कलाकृतियां है, टेराकोटा के कुछ उसमें सामग्री है, प्राचीन सामग्री है। उसके संरक्षण के लिए पटना संग्रहालय में कंजर्वेशन लैब की स्थापना की जाएगी। एक कंजर्वेशन लैब बनाया जाएगा जिसमें 15 करोड़ रुपए खर्च होंगे, ठीक है। और इसको कौन बनाएगा, तो इसको बनाएगा जो बिहार संग्रहालय है वो, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और बिहार संग्रहालय मिल के पटना संग्रहालय में कंजर्वेशन लैब बनाएगा, जो 15 करोड़ रुपए उसमें खर्च होंगे। इसमें और क्या होगा, कैफेटेरियम बनाया जाएगा, ऑडिटोरियम बनाया जाएगा और वेटिंग रूम, सर्विस सेंटर, ये सब बनाए जाएंगे उसमें। पटना संग्रहालय जो है इसका स्थापना 3 अप्रैल 1917 को हुआ था, और जो पटना संग्रहालय इसको मुगल और राजपूत शैली को एक साथ मिक्स करके इस पे बनाया जाएगा। यानी जो वास्तुकला का शैली होगा, जो बिल्डिंग का डिजाइन होगा, वह मुगल और राजपूत शैली से मिक्स मिलता जुलता देखने को आपको मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, डिटेल आप इधर पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रीपेड ताम्र डाक टिकट। इसके बारे में देख लीजिए, हम यहाँ से बताएंगे प्रीपेड ताम्र डाक टिकट हुआ क्या था। सन 1773-74 जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उस समय बंगाल के जो गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। बंगाल के गवर्नर कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स थे। और 1773 में जो वारेन हेस्टिंग्स थे उन्होंने क्या किया कि जो डाक सेवा था पहले शाही और अंग्रेजों के लिए हुआ करता था, शाही परिवार के लिए हुआ करता था, जो अंग्रेज अधिकारी हैं उनके लिए हुआ करता था डाक सेवा, उसको पब्लिक के लिए खोल दिया गया था 31 मार्च 1974 1774 को। कब, 31 मार्च 1774 को डाक घर जो था वह पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए ओपन कर दिया गया था। कब, जब वारेन हेस्टिंग्स थे, तब वारेन हेस्टिंग के काल में। कब, डेट याद रखिएगा, 17 मार्च 1774 को। और इसी उपलक्ष्य में उस टाइम पटना के अजीमाबाद में जो डाक घर था, 1774 की बात है, पटना के अजीमाबाद में 2 आने का, कितने का, 2 आने का मूल्य का तांबा का टिकट, ताम्र डाक टिकट जारी किया गया था उस टाइम, 2 आने का। और उसी के उपलक्ष्य में उस टाइम तो हो गया, फिर उसका जो है 2024 में 250वां वर्षगांठ मनाया गया। तो यहीं पे बिहार के डाक विभाग द्वारा फिर से क्या किया, विशेष कवर वाला जो है ताम्र डाक टिकट जारी किया गया। तो यही न्यूज में आया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको जो है एक क्वेश्चन के रूप में देख सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये पूछेगा, डेट पूछ सकता है, अगर बहुत हार्ड क्वेश्चन बनाएगा तो ये डेट पूछ सकता है और ये जगह पूछ सकता है कि बिहार में कहाँ से, तो पटना के जो अजीमाबाद है डाकघर था उस टाइम वहां से इसको शुरू किया गया था। और इसको लेकर कितने वर्ष पूरे हैं, 250 वर्ष पूरे हुए हैं। आप जोड़ लीजिए ना, 1774 से 2024 कितने हुए, 250 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में फिर से यहाँ पे ये तांबा जो है, ताम्र का ही यहाँ पे डाक टिकट जारी किया गया। बाकी पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए केवल की पॉइंट यहाँ पे देखिए, 2 आने मूल्य 31 मार्च 1774, ठीक है। तो यह 250वीं वर्षगांठ, तो ये बस केवल की पॉइंट हमने यहाँ पे ऐड किया है। बिहार में वस्तु एवं सेवा कर संग्रह में वृद्धि।
बिहार में वस्तु और सेवा कर संघ में वृद्धि हुआ है, तो इतना सारा डिटेल नहीं पढ़ना है, केवल इतना जानना है कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जो 34,541 करोड़, कितना 34,541 करोड़ रुपए का यहाँ पे जो है जीएसटी बिहार की तरफ से मिला था। अगर वहीं फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात करें तो 38,161 करोड़, 38,161 करोड़ जो है जीएसटी यहाँ से मिला है बिहार से, यानी कितना प्रतिशत का 18.13% का वृद्धि देखने को मिला है फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 2023 से फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 2024। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बिहार पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस। बिहार पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय महाविद्यालय का स्थापना दिवस यहाँ पे मनाया गया है। हुआ क्या था, 2 अप्रैल 1927 को अंग्रेज के एक गवर्नर थे, बिहार और उड़ीसा के एक गवर्नर थे जिनका नाम था हेनरी व्हीलर। हेनरी व्हीलर ने 2 अप्रैल 1927 को पटना में बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की थी। क्यों की थी, क्या काम था उनका? एक काम था कि जो ब्रिटिश घोड़ा थे, ब्रिटिश सेना का घोड़ा थे, उनको रख रखाव के लिए, उनके अच्छा से देखभाल के लिए, उनके अच्छा से उस पर रिसर्च करने के लिए, उनका जो मरम्मत हो रहा था उनका इलाज करने के लिए, ये सब के लिए यहाँ पे एक महाविद्यालय की स्थापना की थी, बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना। उसी का जो 2024 में क्या किया गया, 97 वर्षगांठ मनाया गया, इसी को लेकर ये चर्चा में था। और उससे रिलेटेड जो है बिहार में, वो तो 1927 में किए थे, लेकिन बिहार में जो है, बिहार में एक अधिनियम आया था, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2016, और इसके तहत बिहार पशु विज्ञान जो है, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना की स्थापना 2016 में ही की गई थी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप याद रख सकते हैं। अधिनियम कब आया था बिहार में, 2016 में आया था, 2016 में ही इसका स्थापना की गई थी। और यह द्वितीय बिहार कृषि रोड मैप 2012 से 17 के बीच जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसमें क्या किया जाएगा, तो इसमें जो है वह पशु चिकित्सा संबंधित जो भी व्यवस्था है, रिसर्च किए जाएंगे, उस पर नए नए डेवलपमेंट किए जाएंगे। ठीक, तो बस इतना ही इसमें की पॉइंट है, आपको ज्यादा इसमें कुछ मिलेगा भी नहीं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं साबौर कुंवर। साबौर कुंवर धान के बीज की एक नई किस्म है। हुआ क्या है कि जो साबौर कुंवर जो है धान की एक नई बीज का किस्म है। इसमें क्या हुआ है कि ये बिहार सरकार के द्वारा एक परियोजना शुरू किया गया था, अखिल भारतीय एकीकृत चावल सुधार परियोजना। अखिल भारतीय एकीकृत चावल सुधार परियोजना जो कृषि विभाग के अंतर्गत आता था। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के एक वनस्पति अनुसंधान केंद्र जो विक्रमगंज में है, उसके अंतर्गत 2 उसमें साइंटिस्ट रहते थे, और वह 2 साइंटिस्ट का नाम था डॉक्टर प्रकाश सिंह और कमलेश कुमार। आप फिर से सुनिएगा, बिहार में एक परियोजना शुरू किया गया था चावल में सुधार को लेकर, चावल की गुणवत्ता का सुधार के लिए, चावल के किस्म को सुधार करने के लिए। परियोजना का नाम था अखिल भारतीय एकीकृत चावल सुधार परियोजना। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत आता था, बिहार कृषि, और इसी परियोजना के तहत बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक जो है वह अनुसंधान केंद्र था जिसका नाम था वनस्पति अनुसंधान केंद्र, जो विक्रमगंज में स्थित है। ठीक है, इसमें 2 वैज्ञानिक रहते थे, डॉक्टर प्रकाश सिंह और डॉक्टर कमलेश कुमार। इन लोगों ने चावल के नए किस्म का खोज किया जिसका नाम है साबौर कुंवर। क्या नाम है, साबौर कुंवर। ठीक है, और 2023 में इसने खोज की है, और 2023 से ही जो है वह इसको, अब 2024 से इसको जो भारत के कुछ बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में जो है इसको प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि लोग जो है इसको उगाएं और इसकी गुणवत्ता जो है क्या है, इसकी सच्चाई जांच किया जाए। इसमें रिसर्च में ये बताया गया है कि 115 से लेकर 120 दिन के अंदर जो है यह फसल जो है ये बीज से फसल बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ठीक है, और जो पहले के कंपेयर में, जो वर्तमान में जो चावल उत्पादन होता है उसके कंपेयर में, जो साबौर कुंवर जो धान का जो बीज है उससे 1.5 गुना ज्यादा उत्पादन करके ये देगा, और 55 से 60 कुंटल पर हेक्टेयर आपको जो है उत्पादन इसमें देखने को मिलेगा। और इसका क्वालिटी बिल्कुल कतरनी और सांबा मंसूरी जो चावल होता है उसके जैसे होगा, और इसमें एक प्रतिरोधक क्षमता भी इस चावल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बाकी यहीं पे सारा डिटेल दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे देखिए परियोजना दिया हुआ है। हमने क्या किया कि बहुत सारा चीज अलग दिया, उसको एक सुव्यवस्थित तरीका से भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जापानी एन्सेफेलाइटिस टीकाकरण और जागरूकता अभियान, ये बहुत बड़ा न्यूज है, इसको हमने शॉर्ट में यहाँ पे फिर से हमने ऐड किया है।
जापानी एंसेफेलाइटिस, जेई और टीकाकरण और जागरूकता अभियान क्या है? एक वायरस होता है जेई वायरस। जेई वायरस जो होता है उसको स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो बिहार में देखा गया कि एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम बिहार के 12 जिलों में जो काफी तेजी से फैल रहे हैं। कौन सा सिंड्रोम? एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। ये क्या हो रहे हैं? ये बिहार के 12 जिलों में बहुत तेजी से फैल रहे हैं, जिसमें से मुख्य जिला जो है वह है मुजफ्फरपुर, सिवान, शिवहर, सारण, सीतामढ़ी जिलों में बहुत तेजी से फैल रहे हैं। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पे रिसर्च किया और ये पता किया कि ये सिंड्रोम कैसे क्या हो रहा है। तो एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम पे जब रिसर्च किया गया तो ये पता चला कि इसमें 35% जो मरीज है उनमें जेई वायरस देखने को मिला गया। यानी जो जेई वायरस है वो यहाँ पे अधिक देखने को मिला सभी के मरीजों में। तो जेई वायरस जो है जापान में भी कुछ दिन पहले फैला हुआ था और इसको जापान जो है इसको खत्म करने के लिए जापानी इंसेफ्लाइटिस यानी जेई टीकाकरण जो है इसको चलाया है। ठीक है, तो वही अभियान जैसे जापान में इस टीकाकरण को चलाया गया जेवी वायरस वाला, वही अब बिहार में चलाया जाएगा उसी मॉडल पे, ताकि जो है बिहार से जो है ये जेई वायरस यानी एक्यूट इन्फेसिलाइटिस सिंड्रोम जो बीमारी है वो खत्म हो जाए। ये कैसे फैला है, ये कहाँ से इसका ओरिजिन है, चलिए इसको देख लेते हैं। हुआ क्या है कि बिहार में जो हमारे बिहार में जो लीची है, ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, बिहार में जो लीची की बहुत होती है पेड़ वगैरह, तो उसमें क्या होता है, बच्चे जो क्या होता है रात में अगर खाना नहीं खाते और सुबह उठ के जैसे ही वो लीची खा लेते हैं तो लीची में एक केमिकल पाया जाता है मिथाइल साइक्लोप्रोपिल ग्लाइसिन। मिथाइल साइक्लोप्रोपिन ग्लाइसिन जो होता है जाता है और हमारे शरीर में जो ब्लड में शुगर है उस शुगर को बहुत कम कर देता है, बहुत उसके स्तर को कम कर देता है, जिससे क्या होता है बच्चे बेहोश हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये इससे ये बोला जाता है कि जब भी आपको बच्चे को अगर वो करना है तो आप अपने बच्चे को रात में भरपूर खाना खिलाइए, उसके बाद जो है उसको सोने के लिए वो प्रोत्साहित कीजिए। ठीक है, मतलब जो बच्चे को रात में भरपूर खाना खिलाइए, पूरा भरपेट खाना, और उसके बाद उसको अच्छे से पानी पिलाकर ही सुलाइए। अगर बिना खाए नहीं सोता है, ठीक है, तभी जाकर और सुबह उठते लीची खाता है तो ये समस्या देखने को मिलती है। इसमें इसको लेकर बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन ने 25 दवाएं भी एक लिस्ट रिलीज की है, 25 दवाओं की। ठीक है, एईएस जो कारण है यानी एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम, इसमें हाइपोग्लाइसीमिया नामक बीमारी भी देखने को मिला है कुछ कुछ मरीजों में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, इसको एक बार और शॉर्ट नोट्स को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी अगर लॉन्ग डिटेल पढ़ना है तो यहाँ पे आपके लिए है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना यूडी प्लस यूडीएसई, शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली और यूडीआईएसी। हुआ क्या है, शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली जो है इसको विकसित किया गया है और इसमें क्या किया जाएगा, तो इसमें विद्यालयों को ये मान्यता से संबंधित है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता था, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था एक बार एडमिशन कराने को, पता चला गवर्नमेंट कॉलेज है और हमने एडमिशन करा लिया, बाद में पता चला कि ये कॉलेज जो है वह ना गवर्नमेंट है नहीं प्राइवेट है, किसी से रजिस्टर्ड ही नहीं, बस ऐसे नॉर्मल चल रहा है। तो ये बहुत सारी समस्या है हमारे बिहार में, धोखाधड़ी फ्रॉड की बहुत सारी समस्या है। तो इसको लेकर जो है बिहार में एक पोर्टल है जिसका नाम है यूडीएसआई। पहले पोर्टल था जो 2012 और 2013 में इसको शुरू किया गया था, यूडीआईएसई पोर्टल। ठीक है, तो इस पे जो भी स्कूल चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो इस पे रजिस्टर्ड होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है तो इस पे रजिस्टर्ड होते हैं और फिर वहीं जो है स्कूल मान्यता प्राप्त होता है। चाहे प्राइवेट हो उनको भी यहाँ से रजिस्ट्रेशन कराना होता है, गवर्नमेंट हो इनको भी यहाँ से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो इसका एक लिस्ट जारी किया गया है कि कौन से स्कूल जो है वो प्राइवेट गवर्नमेंट है, तो इसी को यहाँ पे बात किया गया और इसको थोड़ा सा अपडेट किया गया है। पहले क्या था, यूडीआईएसी था और फिर इसको थोड़ा सा और अपडेट करके 2018-19 में यूडीआईएसई प्लस इसको बना दिया गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें विद्यालय को मान्यता देता है, स्कूलों की जानकारी भी देता है। इस जो यूडीआईएसई यहाँ पे 1.5 मिलियन इस विद्यालय की जानकारी इस पे अपलोड की गई है। यानी आप देख सकते हैं 9.6 मिलियन शिक्षक की जानकारी यहाँ पे अपलोड कर दी गई है और 264 मिलियन छात्र की जानकारी यहाँ पे अपलोड कर दी गई, जो आप देख सकते हैं। और इससे क्या होगा, इससे बच्चे को स्कूल के पहचान करने में जो है अच्छे अच्छे स्कूलों की पहचान करने में, कौन स्कूल जो है वह रजिस्टर्ड है कौन स्कूल रजिस्टर्ड नहीं, इसकी पहचान करने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है पोषण वाटिका। पोषण वाटिका कार्यक्रम जो है वह बिहार के जो बच्चे हैं, बिहार के बच्चों में बेहतर पोषण और स्वास्थ्य के देखभाल के लिए पोषण वाटिका का निर्माण किया जाएगा।
इसमें क्या किया जाए, बिहार के जो प्राथमिक स्कूल है उसमें बेहतर पोषण और स्वास्थ्य के लिए 35,547 प्राथमिक स्कूलों में पोषण वाटिका लगाया जाएगा। और पोषण वाटिका में कितने 35,547 स्कूलों में पोषण वाटिका लगाया जाएगा। और इस पोषण वाटिका को बिहार के शिक्षा परियोजना परिषद, जीविका के लोग, लोक व्यवस्था अभियंत्रण विभाग, कृषि विभाग, बागवानी मिशन और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विद्यालय पूसा जो है ये लोग सहायता करेंगे, और ताकि वो वाटिका लगाया जाएगा और उसमें क्या होगा, उनके पोषण के और स्वास्थ्य की अच्छी से व्यवस्था हो पाएगी और अच्छे से देखभाल किया जाएगा। जो पोषण वाटिका है इसके प्रचार प्रसार में बिहार जो है वह देश में सबसे आगे यहाँ पे जो है वो अपना नाम दर्ज किया। सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार पोषण वाटिका अगर कोई देश में कर रहा है तो बिहार है। नेक्स्ट है जलाशयों और बैराजों में गाद की समस्या। यहाँ पे एक रिसर्च देखा गया है, एक रिसर्च किया गया है, किसके द्वारा एक रिसर्च किया गया है यहाँ पे, हाँ, सीएजी के द्वारा 2022 में सीएजी के द्वारा एक रिपोर्ट की पेश किया गया था। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अभी वर्तमान में कौन है, आप कमेंट करके बताइएगा। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा 2022 में एक रिपोर्ट पेश किया गया जिसमें ये बताया गया कि बिहार में नहरों में बहुत ज्यादा गाद भरी है, जिसके कारण जो है वह सिंचाई की बहुत समस्या हो रही है। और जो कोसी नदी है उसमें भी बहुत ज्यादा गाद भरा हुआ है, जिसके कारण वहाँ पे जो है बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है। बिहार के बहुत सारे झील और बैराज है जहाँ पे गाद भरने के कारण वहाँ पे जल भंडारण की क्षमता स्तर जो है वो भी कम हो गया है। तो इसके लिए बिहार सरकार ने सोचा कि इसका क्या उपाय किया जाए। तो फिर देखा गया कि ये समस्या और कहाँ है, ये समस्या और केरल और राजस्थान में था। तो वो लोग कैसे ठीक किए, तो उन लोगों का जो गाद सफाई का मॉडल था उसको बिहार सरकार ने अपनाया। ठीक है, कहाँ पे, जो यहाँ पे गाद सफाई का मॉडल कहाँ के, केरल और राजस्थान के जो ड्रेजिंग सिस्टम से वो लोग गाद का सफाई करते थे, और वही ड्रेजिंग सिस्टम को बिहार में अपनाया गया है ताकि गाद की सफाई की जा सके और जो सिंचाई है वो उसको समस्या को दूर किया जा सके। बिहार में 23 जलाशय और 5 बैराज जो है वह गाद के भर जाने से जो है जल भंडारण की क्षमता उसमें बिल्कुल कम हो चुकी है। 23 जलाशय और 5 बैराज। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोसी नदी में भी गाद भरने से बाढ़ की समस्या यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इसके लिए केरल राजस्थान का जो मॉडल है ड्रेजिंग विधि वही बिहार में अपनाया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है हीट वेव रोधी कमरे। हीट वेव रोधी कमरे देखिए जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, ठीक है, राज्य के प्रत्येक जिले में जो जिला अस्पताल होता है उसमें गर्मी, लू, हृदय संबंधी, जो गर्मी में जो लू, हृदय संबंधी, डिहाइड्रेशन, ब्रेन स्ट्रोक, सिर दर्द जैसे जो समस्याएं होती है गर्मी में, उस टाइप के मरीजों को उसमें जो हीटवेव रोधी कमरे में रखा जाएगा। उसमें क्या होगा कि स्पेशल कमरा होगा, ठीक है, उसमें एसी लगा दिया जाएगा, और जो उसका दरवाजा और जो खिड़की होगा, दरवाजा और जो खिड़की होगा उसमें जो है वह सोलर स्क्रीन से वह ढका होगा। एक स्पेशल टाइप का दरवाजा स्क्रीन बनाया जाएगा जो सोलर स्क्रीन से ढका हुआ वह होगा, और उसमें जो है वह स्पेशल नॉर्मल टेम्परेचर रहेंगे ताकि जो है वह, ताकि जो वहाँ पे जो मरीज है उनको ज़्यादा समस्या नहीं हो। हीट वेट रोधी कमरे इसको बोला गया है। चलिए बस इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। बिहार में बाल विवाह संबंधी मुद्दे। बिहार में बाल विवाह संबंधी मुद्दे काफी चर्चा में, अभी कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने एक रिपोर्ट देखे थे जिसमें बताया गया था कि बिहार में जो है बाल विवाह मुद्दा जो है काफी देश में जो सबसे बड़ा समस्या है, देश में बहुत आगे है बाल विवाह में बिहार। और सबसे ज्यादा बाल विवाह किस जिले में है, लखीसराय जिला में देखने को मिला था। सबसे कम कहाँ देखने को मिला था, आप कमेंट करके बताइएगा क्योंकि हमने पीछे ये सब डिटेल पढ़ा दिया है। इसमें क्या हुआ कि बिहार में बाल विवाह रिपोर्ट आया, हाल ही में एक रिपोर्ट तैयार किया गया है, ठीक है, जिसमें 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का एक रिपोर्ट तैयार किया गया। 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 265 जिलों को यहाँ पे लिया गया है। और यह जो है 2022-23 में रिपोर्ट देखा गया है, मतलब 2022-23 में ये देखा गया कि नागरिक समाज संगठन के हेल्प करने के बाद भी, नागरिकों, समाज और संगठन उसके हेल्प करने के बाद भी 9,551 बाल विवाह को रोका गया है। इसके बावजूद जो 9,551 बाल विवाह जो है हुआ तो हो रहा था, उसमें 15 से 18 वर्ष के लेके 60% बच्ची थी और 10 से 14 वर्ष के 26% बच्चियां थी उसमें। ठीक है, लेकिन इतना रोकने के बावजूद भी बिहार जो है, बिहार में बाल विवाह जितने भी विवाह हुए हैं 2022-23 में, उसमें 31% बाल विवाह हुए हैं बिहार में। उसके बाद वेस्ट बंगाल में 11%, उत्तर प्रदेश में 11%, ठीक है, झारखंड में 10%, राजस्थान में 7% यहाँ पे हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं, बिहार में 31%, पश्चिम बंगाल में 11%, उत्तर प्रदेश में 11%, झारखंड में 10% और राजस्थान में 7% यहाँ पे देखने को मिला है। यानी सर्वाधिक जो बाल विवाह की समस्या कहाँ पे देखा गया है, बिहार में 32%। लेकिन इसको लेकर FIR कितना दर्ज हुआ है,
केवल और केवल 7% FIR दर्ज हुआ है इसको लेकर। तो एक बहुत बड़ी समस्या है। और FIR दर्ज होने में सेकेंड सबसे बेस्ट कौन है? वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में बाल विवाह की समस्या 11% है, जिसमें से 32% को जो समस्या है उसको लेकर FIR दर्ज हो चुका है। तो ये कि बिहार में बहुत बड़ी समस्या है, इस पे भी सरकार को लेकर कुछ मिशन आना चाहिए और अच्छे से डेवलपमेंट करना चाहिए, ताकि जो है बिहार में बाल विवाह की समस्या उसको रोका जा सके। नेक्स्ट है राजगीर में पुरातत्व सर्वेक्षण। हाल ही में राजगीर में जो है वह 2500 साल पुरानी जो है वह संरचनाएं देखने को मिली है। बिहार के राजगीर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा, यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राजगीर में क्या किया जा रहा है? खुदाई किया जा रहा है और 2500 साल पुरानी मौर्य युगीन यहाँ से संरचनाएं देखने को मिली है, जिसमें संरचनाओं में सर्वोत्तम जल निकासी, भूकंप रोधी इमारत, शौचालय, उद्योग, रक्षा उपकरण के उत्पादन केंद्र यहाँ से देखने को मिला है। ठीक है, यह खुदाई कब शुरू की गई थी? दिसंबर 2023 में इसको शुरू किया गया था। किसके द्वारा? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा। तो ये यहाँ पे पूरा डिटेल आप देख सकते हैं, ये शुरू कर दिया गया था। तो इसमें यही सब चीजें मिल रहा है। तो यही है मई 2023 का करंट अफेयर। देखिए कितना जल्दी इस वीडियो में मई 2023 का करंट अफेयर 2024 का करंट अफेयर खत्म हो गया, केवल बिहार स्पेशल। ये सारा कमाल शॉर्ट नोट्स का है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में बहुत जल्दी चीजें खत्म हो जाता है। आप भी कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं तो डेली का शॉर्ट नोट्स जरूर बनाया कीजिए। डेली आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, डेली उसको पढ़ के कंप्लीट कीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए और एग्जाम टाइम पे बहुत काम आता है शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अभी तो मई 2024 का करंट अफेयर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। जून का करंट अफेयर जो है अभी थोड़ा लेट से आएगा, क्योंकि बहुत सारे मैगजीन जो है जहाँ से हम सोर्स है, जैसे बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग है, बहुत सारे वेबसाइट है, वहाँ पे अभी मई का जो जून का मैगजीन अपडेट नहीं हुआ है। तो जैसे ही जून का मैगजीन आएगा हम आप लोग के साथ जो है वो प्रोवाइड कर देंगे इसका वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।